Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Sheila Hayes, I welcome you all in today's news analysis. Today we are going to explain few articles and news which have been there in today's Delhi edition, the Hindu's Delhi edition. So let's see ये कौन 5 news articles हैं. The first one is the path to global connectivity. Second, the shortage of drugs to fight HIV. यहाँ पे हम देखेंगे कि HIV क्या है, क्यों है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे इसे फाइट करता है. एंड देन इंडिया हैज़ 5 more Ramsar sites. अगेन Ramsar sites क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है. एंड देन CPEC एंड ऑन एन आर्टिकल ऑन ISS. सो ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, अ पाथ टू ग्लोबल कनेक्टिविटी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव एंड क्योंकि यूपीएससी में साइंस पर्सपेक्टिव एक इमर्जिंग फील्ड है. द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस. इट्स वेरी क्रिटिकल फ्रॉम सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एस्पिरेंट्स के कंसेप्ट के लिए. द फर्स्ट वन यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द disadvantage and what is the advantage, and at the same time what is the difference between terrestrial and non-terrestrial networks. अब it is quite evident from the name that terrestrial networks जैसे कि आपका है fiber optics. जो ऑप्टिकल केबल्स हैं जो कि लगाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स के थ्रू, वो जो है वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में आते हैं. एंड नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में 2 आते हैं. The first one is the airborne network and second one is a spaceborne network. Now airborne network are those which are an interconnected networks between UAVs and aircrafts and all other systems which are airborne in nature. Whereas यहाँ पे जो non terrestrial networks जो कि आर्टिकल में कवर किया जा रहा है that are spaceborne networks जो कि स्पेस में है. यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जियो, मियो एंड लियो. तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जियो, मियो एंड लियो है क्या. सो लेट्स सी. नाउ लियो, मियो एंड जियो ये 3 ऑर्बिट्स हैं. लियो इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट. मियो जो है इट्स एन एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ मिडिल अर्थ ऑर्बिट. जबकि जियो जो है इट्स एब्रिविएशन ऑफ जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लियो जो ऑर्बिट है वो वैरी करता है 320 to 1100 किलोमीटर्स तक, जबकि जो मियो है इट वैरीज फ्रॉम 8000 to 12000 किलोमीटर्स. एंड द सेम टाइम जो जियो है वो ये स्पेसिफिक किलोमीटर है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जहाँ पे लियो जो है और मियो जो है वहाँ पे रेंजेस दिए गए हैं, तो जियो जो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो इतना स्पेसिफिक क्यों है. नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच इज़ देयर इन द नेम इटसेल्फ. आप यहाँ पे देख रहे हो कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्टेशनरी. इसका मतलब आप जो भी ऑर्बिट जो ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है वहाँ पे जो भी सैटेलाइट्स जो लॉन्च होते हैं दैट फ्रॉम अर्थ पर्सपेक्टिव इज स्टेशनरी. आप अर्थ से देखोगे वो सैटेलाइट्स जो कि जियो में ऑर्बिटेड हैं वो स्टेशनरी दिखते हैं. व्हाई? बिकॉज द टाइम सैटेलाइट टेक्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू द टाइम अर्थ टेक्स टू रोटेट. दैट मीन्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स हैं उन्हें एक राउंड घूमने के लिए इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स. द टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व एंड द टाइम अर्थ टेक्स टू रोटेट इज सेम. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट. नेक्स्ट इज मियो. मियो इज समथिंग विच इज बिटवीन जियो एंड लियो. एट द सेम टाइम डिस्टेंस के मामले में हो या एडवांटेज और डिसएडवांटेज के मामले में हो, मियो इज समथिंग इन बिटवीन. तो जो कंट्रीज हैं दे विच आर एक्सपैंडेड, विच आर देयर इन लॉन्ग टेरिटरी, विच आर कवरिंग अ लॉन्ग एरिया, इस वो जो कंट्रीज हैं वो कवर करते हैं और वो लॉन्च करते हैं मियो. जैसे कि चाइना, रशिया, ये सब जो कंट्रीज हैं दे जनरली लॉन्च मियो. जबकि जो लियो है, इंडिया लाइक कंट्रीज जो हैं लियो लॉन्च करते हैं. अब जो लियो में जो स्टेशन होते हैं, जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर इमेजिंग, सर्वेलेंस, ये सब चीज़ों के लिए लियो ऑर्बिट यूज़ किया जाता है. क्योंकि जो आपकी जो क्लैरिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है लियो में. जबकि जो जियो में जो भी सैटेलाइट्स होते हैं दे आर फॉर evaluating the world, for example the atmosphere, the weather forecasting, the TV broadcasting, ये सब चीज़ों के लिए जो सैटेलाइट्स यूज़ की जाती हैं वो हम लोग जियो में स्टेशनरी करते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर द differences between GEO, MEO and LEO. Now one more thing which is important
फॉर यू गाइज टू नो इज दैट लियो जो है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के इतने सामने है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक ड्रैग। अब ये एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण क्या इश्यूज होता है कि जब एटमॉस्फेरिक ड्रैग होता है तो जो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि लियो में स्टेशन होती है, उनकी जो लाइफ टाइम है वो कंसिडरेबली रिड्यूस होती हैं। एंड दैट इज़ वाई लियो में आपको जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रेगुलरली उसे आप रिपीटेडली आपको उसे रिवाइव करने होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद वापस आपको लॉन्च करनी होती है। अनदर थिंग टू पॉइंट हियर इज़ दैट जियो में पूरा अर्थ को कवर करने के लिए यू ओनली नीड 3 सैटेलाइट्स। अगर आप जियो में सिर्फ 3 सैटेलाइट्स डालोगे स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में तो आप पूरा अर्थ को कवर कर सकते हो। मियो में यू वुड नीड अराउंड 6 सैटेलाइट्स, जबकि लियो में अगर आपको पूरा अर्थ कवर करना है यू वुड नीड हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि लियो क्यों हम लोग चूज कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन के लिए। सो दैट इज वाई दिस एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। वाई लियो? ना जैसे मैंने कहा कि लियो में डिसएडवांटेज है, जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाती है, हम लोग को हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं पूरा अर्थ को कवर करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है विच इज़ क्वाइट एविडेंट इज दैट तो क्यों हम लोग लियो यूज़ कर रहे हैं, वाई डोंट वी यूज़ जियो? अब इसका आंसर ये है कि जब आप जियो यूज़ करते हो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यूज़ करते हो, वहाँ से कोई भी सिग्नल अर्थ में आने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ वेरी ह्यूज। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं लेटेंसी। अब ये हाई लेटेंसी होने के कारण इट इज़ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ स्टेशनिंग इन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि जो टाइम टेकन है वो क्योंकि ह्यूज है, इसके कारण हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो पैसा लगता है, द कैपिटल इंटेंसिव, we are having a very huge capital to launch a satellite into a geostationary orbit, and that are the 2 major disadvantages why we are choosing LEO over GEO. Now let's see क्यों ये इंटीग्रेशन ज़रूरत है। क्यों ये इंटीग्रेशन ज़रूरत है ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरत है कि ओवर द ईयर्स कैसे इंटीग्रेशन इवॉल्व हुआ है। नाउ यू शुड नो कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं, जो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं, ये अलग अलग से रिसर्च करते थे। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स फाइबर ऑप्टिक्स और वहाँ पे अलग से रिसर्च चलता था, वहाँ पे अलग से डेवलपमेंट चलती थी, और जो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं उन पे भी अलग से रिसर्च और डेवलपमेंट चलती थी। बट नाउ देयर इज समथिंग नॉन एज द लास्ट माइल। द लास्ट माइल, नाउ व्हाट इज दिस? जैसे मैंने आपको जिक्र किया लेटेंसी का, एट द सेम टाइम द कॉस्ट। नाउ ये जो 2 इश्यूज हैं, लेटेंसी एंड कॉस्ट, इनको कवर अप करने के लिए व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेशन बिटवीन द नॉन टेरेस्ट्रियल एंड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, एंड दैट इज व्हाई आज के ज़माने में हम लोग इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं। व्हाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर, लेटेंसी एंड द कॉस्ट। नाउ इंटीग्रेशन करने के और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रैफिक एंड कनेक्शंस। अब ये क्या है? इट इज बेसिकली स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से क्या मतलब? बिलिटी। स्केलेबिलिटी से मतलब जब आपके पास एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोग्राम है जो कि 100 यूज़र्स के लिए फाइन है, अब वहाँ पे अगर 1000 या 10,000 यूज़र्स आ जाए तो वो सेम प्रोग्राम आप कैसे स्केल करोगे, आप कैसे बढ़ाओगे वो 10,000 यूज़र्स के लिए। नाउ दैट इज़ समथिंग जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स है दे आर इनकेपेबल ऑफ। जो स्केलेबिलिटी है वहाँ पे कम है, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में ज़्यादा है, और आप इंटीग्रेट करोगे तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स जब आप मिला दोगे तो जो स्केलेबिलिटी है दैट इंक्रीजेस फर्दर। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज स्केलेबिलिटी। सेकेंड, प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर डिवाइसेस ऑन द मूव। अब आप जनरली देखते होंगे कि जब ट्रेन से सफ़र करते हैं, जब मेट्रो से सफ़र करते हैं, तो जो नेटवर्क है मोबाइल की वो आती जाती रहती है। नाउ दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड, राइट? अब फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ये इश्यूज ना हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी कुड अचीव अगर हम इंटीग्रेट करें। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो डिसकनेक्शंस है ऑन द मूव दैट कुड बी रिमूव्ड, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग। थर्ड वन, इट इज़ फास्टर। काफ़ी रिसर्च की माने तो जो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स एंड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स को आप इंटीग्रेट करोगे, इट इज़ 1.47 टाइम्स फास्टर देन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स। और ये जो फास्टनेस है दैट इज़ समथिंग विच वी नीड इन द फ्यूचर, दैट इज़ समथिंग विच वी नीड इन द फ्यूचर फॉर आवर फ्यूचर एप्लीकेशंस। तो ये फास्टनेस इज़ अनदर एडवांटेज इन दैट। द फोर्थ वन इज़ डिजिटल डिवाइड। क्या है डिजिटल डिवाइड? आज की दुनिया में
रिच एंड poor, ये तो डिवाइड है ही. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो हैविंग डिवाइड इन द डिजिटल फील्ड. कुछ लोग हैं जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ के पास डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं, पर एट द सेम टाइम वी आर हैविंग पीपल उनके जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि पुअर हैं, जो कि पुअर एंड द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री रहते हैं, कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, उनके पास ये डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है. इन दैट केस इफ वी इंटीग्रेट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स एंड नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स वी कुड ब्रिज दिस गैप. और ये है वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग. एट द सेम टाइम ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं. जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ भी होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द इश्यूज़. द फर्स्ट इशू इज़ फ्रीक्वेंसी एलोकेशन. ना आपको पता हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एजेंसीज डेवलप किए हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज इन स्पेस. अनदर एजेंसी इज NSIL. और ये सब वो एजेंसीज हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ काम करते हैं ताकि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स लाएं. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वहाँ पे जो स्पेस में जो भी रिसर्च है उन पे प्राइवेट प्लेयर्स लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी एजेंसीज को लॉन्च किया था. अब ये सब जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाएंगे तो वन ऑफ द मेजर इशू इज़ कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे अलॉट करोगे. सबको फ्रीक्वेंसी अलॉट करना है और आप फ्रीक्वेंसी अलॉट करोगे भी तो कैसे करोगे कि यू आर हैविंग एन लेवल प्लेइंग फील्ड. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको एक पॉजिटिव कंपटीशन का एटमॉस्फेयर मिले. वैसे आप कैसे क्रिएट करोगे, दैट इज अनदर इशू इन दिस इंटीग्रेशन. द थर्ड इशू इज द कैपिटल कॉस्ट. ना जैसे मैंने बोला कि अब आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर आप कोई कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो उनका जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्रैग. अब ये इसके कारण जो लाइफ टाइम है उसकी कमी के कारण, और आपको हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए होंगे जो कि पूरा वर्ल्ड में लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा, तभी आपको पूरा अर्थ में कनेक्टिविटी मिलेगा. एंड इस केस में जो कैपिटल कॉस्ट है उसको लॉन्च करने का, उन्हें बनाने का, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का, ये सब जो कॉस्ट है दिस इज़ वेरी ह्यूज. द फोर्थ इज़ द कॉस्ट फॉर एंड यूज़र. ना कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब लॉन्च होता है तो एंड यूज़र हमारे जैसे लोग जो कि हम यूज़ करेंगे, हमारे लिए अगर वो जो कॉस्ट है वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं. ना अगेन यहाँ पे भी वही इशू है. अगर जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र तक वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव वे में, रिलायबल वे में, अफोर्डेबल वे में अगर नहीं पहुँचेगा देन देयर इज़ नो इशूज़, देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग. अगर वैसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि आम आदमी यूज़ ना कर पाए, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हैविंग दैट टेक्नोलॉजी, राइट. तो यही है वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज, द कॉस्ट, अगेन कैपिटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट फॉर एंड यूज़र, द सेम टाइम द फ्रीक्वेंसी एलोकेशन. एंड विद दैट let's move to our next article which is on HIV. Now HIV का जो आर्टिकल है it is important for you to understand कि कैसे HIV, क्या है HIV कैसे क्योर किया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट ने over the years कैसे HIV के साथ डील किया. So that is something which we need to understand from UPSC's perspective. So let's start. HIV क्या है? HIV you must be knowing it's human immunovirus. एक काइंड ऑफ वायरस है जो कि अपने ह्यूमन के इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करता है. टू बी स्पेसिफिक इट अटैक्स समथिंग कॉल्ड CD4T लिम्फोसाइट. CD4T लिम्फोसाइट. नाउ ये लिम्फोसाइट जो है इट इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी. और HIV क्या करता है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बर्बाद करता है. इट डिस्ट्रॉयज आवर इम्यूनिटी and that is how it develops into AIDS. तो HIV वायरस है और AIDS है, उसके कारण जो सिम्टम्स होती हैं, उसके कारण जो इश्यूज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं AIDS. Again that is the difference, so you must be knowing that. Next is what is ART. Now ART उस आर्टिकल में जिक्र है एक टर्म का ART स्पेसिफिक ड्रग्स. तो ART क्या है? ना ART जो है एक काइंड ऑफ थेरेपी है. इट्स काइंड ऑफ मिक्स ऑफ मेडिसिन जो कि HIV के जो पेशेंट्स है उन्हें दिया जाता है ताकि HIV में क्या होता है कि जब भी कोई वायरस अपने बॉडी में घुसता है सो दे ट्राई टू मल्टीप्लाई. तो ART क्या करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाइंग इंटेंसिटी जो है उनका जो वायरस का उसे कम करता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट डिक्रीजेस द वायरल लोड. इट डिक्रीजेस द वायरल लोड.
और ये लोड कम करने से क्या फ़ायदा, जब वायरल लोड कम हो जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट कुड काउंटर दिस HIV. सो दैट इज़ समथिंग जो कि ART करता है. नाउ ART इज़ ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन. ART में एक्चुअली 7 क्लासेस हैं मेडिसिन के, और ये जो 7 क्लास है इट डिपेंड्स कोई पेशेंट है कब से गुजर रहा है HIV से, कब से उनके पास सिम्टम्स है, कितने सीवियर है सिम्टम्स, ये सब चीज़ों को देख के, एट द सेम टाइम उनका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ों को देख के वी फाइनलाइज कि कौन सा ड्रग क्लास यूज़ करेगा. नाउ टू अंडरस्टैंड विच ड्रग क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर विच कैटेगरी इज़ नॉट समथिंग विच वी नीड टू बॉदर अबाउट, दैट इज समथिंग जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स बॉदर करें. बट फ्रॉम UPSC's पर्सपेक्टिव ART एक काइंड ऑफ थेरेपी है जो कि HIV की जो वायरल लोड है उसे कम करती है. उसमें अपने पास 7 क्लासेस हैं विच डिपेंड्स कि कोई पेशेंट है उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कैसा स्टेटस है, कब से वो गुजर रहे हैं, कैसे सिम्टम्स है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी. ऑन द बेस ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स चूज़ करते हैं कि कौन सा ड्रग क्लास यूज़ करेगा. एंड विद दैट let's see how India fights HIV. Now this is something which is important from UPSC's perspective. So first case of AIDS was reported in 1986. As soon as 1986 में जब फर्स्ट केस लॉन्च हुआ, फर्स्ट केस हमें पता चला, जब हमें उसके बारे में जानकारी मिली, तो इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. अब ये क्या प्रोग्राम था, इट वाज काइंड ऑफ एन प्रोग्राम जहाँ पे अवेयरनेस डेवलप करना, जहाँ पे जो ब्लड बैंक्स है उसे सेटअप करना, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप थी उस टाइम पे, तो उसे ब्रिज करना, ये सब प्रोग्राम का इनिशिएटिव था, ये सब था मैंडेट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो इट वाज वेरी मल्टी फेसेटेड इन दैट अप्रोच. देन उसके बाद इसकी जो अप्रोच है, इसकी जो मैंडेट है, इसे बढ़ा दी गई. जैसे मैंने बोला कि अवेयरनेस बढ़ाना, बाकी सारे NGO से बात करना, जो हाई रिस्क यूज़र्स हैं, कहाँ पे कोई एक सेक्शंस हो सकते हैं जो कि हाई रिस्क हो, उनका कोई रीजन हो सकता है जहाँ पे ये हाई रिस्क हो HIV का, तो उन लोगों तक जानकारी पहुँचाना, प्रिकॉशनरी मेजर्स बताना, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द स्कोप ऑफ NACP. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आया, दैट इज़ NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वाज एन सेमी ऑटोनमस बॉडी, बट अगेन NACO एंड NACP दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आता है. ओके, सो NACO आया, देन NACO में काफ़ी सारे फेजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली 4 फेजेस. सो लेट्स सी कि ये 4 फेजेस कौन कौन से थे. फर्स्ट फेज में उनकी जो मैंडेट है स्पेसिफिक थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल में क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए, मेडिसिन के लिए कहाँ से क्या लाएं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उन्हें बनाना कैसे चाहिए, उन्हें किस रेट पे दें, ये सब जो चीज़ें हैं सेंट्रल लेवल पे डिस्कस की गई इन द फर्स्ट फेज. एंड फर्स्ट फेज वाज अराउंड 1986 से लेके 1991 तक चला फर्स्ट फेज. देन आया सेकेंड फेज. सेकेंड फेज आपका 1991 से लेके 2006 तक चला. अब यहाँ पे क्या, पहला फेज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव रोल था. सेकंड स्टेट में सेकंड जो फेज़ है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ला दिया गया पिक्चर में, ताकि जो इश्यूज़ हैं, जो कि इश्यूज़ स्टेट स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं उसे भी हम रिजॉल्व कर पाएँ. और यहाँ पे सेकंड फेज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजिंग फैक्टर है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक प्रोएक्टिव रोल लाने लगे इस पे एड्स कंट्रोल करने के लिए. देन वी हैड आवर थर्ड फेज़ 2006 से गुजरा एंड रिसेंटली ख़त्म हुआ है थर्ड फेज़ में क्या हुआ कि जो स्केलेबिलिटी है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ गए, तो जो स्केलेबिलिटी है काफ़ी आदमियों तक पहुँचे, हर एक आदमी तक पहुँचे, उनको अवेयरनेस बता दिया जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दिया जाए, जो स्केलेबिलिटी है वहाँ पे बात हुई ये थर्ड फेज़ में स्केलेबिलिटी बढ़ाने का मकसद था. एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैड फोर्थ फेज़, जो कि आज के ज़माने में चल रहा है, आज की जो रिसेंट ईयर्स है वो हम फोर्थ फेज़ में हैं. फोर्थ फेज़ में क्या हुआ, फोर्थ फेज़ में NGOs, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे NGOs जो कि एड्स के लिए काम करते हैं, उन लोगों को अंदर लाना, जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको अंदर लाना, जो भी नॉन गवर्नमेंटल है उनको अंदर ला के एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट साथ आके एड्स को हटाना और HIV को क्योर करना. दैट वाज द मकसद, दैट वाज द एम ऑफ आवर फोर्थ फेज. सो दैट्स हाउ द NACO हैज़ एक्टेड ओवर द ईयर्स. एंड इससे it has gained again it has been mentioned in several other forums. काफ़ी सारे accolades मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. So this is something which as an UPSC aspirant you must be knowing. Now let's move to our third article. थर्ड आर्टिकल है रमसार साइट पे.
नाउ अगेन रमसार साइट ओवर द ईयर्स प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रमसार साइट पे। सो अगेन हमें पता होना चाहिए कि रमसार साइट्स क्या है, कौन डिक्लेयर करता है, कैसे डिक्लेयर करता है और कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्या है रमसार साइट। नाउ रमसार साइट का जो डेफिनेशन है इट अगेन वेरीज। जो आप पहला डेफिनेशन देख रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन द कन्वेंशन ऑफ रमसार, जिसे कहते हैं रमसार कन्वेंशन। नॉर्मल लैंग्वेज में रमसार कन्वेंशन कहते हैं। रमसार कन्वेंशन जो है इट वाज एन इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन, एक लीगली नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन है जिसके बेसिस पे हम डिक्लेयर करते हैं। तो उस पर जो डेफिनेशन है दैट इज समथिंग सिंपल डेफिनेशन, बट अगेन आप यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी देखेंगे, दिस सेकेंड डेफिनेशन इज समथिंग विच इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके डेफिनेशन जो है एक्चुअल डेफिनेशन से थोड़े बढ़कर है। यहाँ पे दे हैव एक्चुअली रिमूव, दे हैव एक्चुअली गिवन एन एक्सेप्शन कि जो ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी। सो दैट इज़ समथिंग, एंड और जो रिवर चैनल्स है, जो पैडी फील्ड्स है, ये सब इंक्लूड नहीं की जाएंगी। दैट वाज नॉट देयर इन आवर एक्चुअल डेफिनेशन, जो कि कन्वेंशन की डेफिनेशन है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और इवोल्यूशंस लाए हैं उनके डेफिनेशन में। तो दिस इज समथिंग विच इज़ मोर स्पेसिफिक। नाउ कौन डिक्लेयर करता है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैसे डिक्लेयर करता है? देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कन्वेंशन में 9 क्राइटेरियाज हैं, 9 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे, जिसमें कि फॉर एग्जांपल एंडेंजर्ड स्पीसीज होना चाहिए, वनरेबल होना चाहिए। ये सब जो क्राइटेरियाज हैं इनको देख के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री डिक्लेयर करता है रमसार साइट्स क्या है, वो अगेन डिक्लेयर किया जाता है। नाउ अगेन इस टाइम एज ऑफ नाउ ये 5 रमसार साइट ऐड करने के बाद जो करंट टैली है वो 54 पहुंची है। इंडिया में वी आर करंटली हैविंग 54 रमसार साइट्स। तो जो पहले के 3 है वो तमिलनाडु में है। 4th पाला वेटलैंड इज समथिंग विच इज इन मिजोरम, एंड सख्यर सागर इज समथिंग विच इज देयर इन मध्य प्रदेश। सो ये 5 है जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं। एट द सेम टाइम एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो कि इंडिया में जो है साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और जो लार्जेस्ट एरिया वर्ल्ड में, जो सबसे लार्जेस्ट एरिया जो कोई वेटलैंड कवर करता है तो वो है बोलीविया में। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है वो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड जो सबसे पहला वेटलैंड था इंडिया का वो था चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है, एट द सेम टाइम कालदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। द सेम टाइम एक बार ये जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन से रमसार साइट्स हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं इस एस्पेक्ट से। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो 5 रमसार साइट्स हैं उन्हें आप जानें। एट द सेम टाइम पहला रमसार साइट, सबसे छोटा रमसार साइट, सबसे बड़ा रमसार साइट और सबसे जो लेटेस्ट रमसार साइट्स है इनको भी आप अपने दिमाग में रखें फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है सीपेक के ऊपर। सीपेक, नाउ सीपेक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, बट अगेन लेट्स सी कि सीपेक क्यों, इंडियन गवर्नमेंट क्यों सीपेक के अगेंस्ट है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट को इतना इश्यूज़ है सीपेक के लिए। उसे जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अपने जो नॉर्थन बाउंड्रीज़ हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं। नाउ अगेन ये जो बाउंड्री है अक्षय चीन के तरफ में, इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस तरफ जो बाउंड्री है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे एक मेजर एरिया है जिसे कहते हैं गिलगित बल्चिस्तान, जो कि बलिस्तान जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर है। इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी ऑल्सो इन पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर, बट अगेन इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। द सेम टाइम उसके नीचे है पीओके, आप यहाँ पे देख सकते हो गिलगित बल्चिस्तान, एंड यहाँ पे है पाकिस्तान, द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ अगेन यहाँ पे एक पोर्शन था जो कि पाकिस्तान के अंदर था, बट इट वाज अगेन गिफ्टेड टू चाइना इन द लेटर कोर्स। वो हम लेटर इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में उसे डिटेल में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सीपेक है ये सीपेक चाइना से गुजर के गिलगित बल्चिस्तान होके पाकिस्तान के पोर्ट तक पहुँचता है। सो लेट्स सी, दिस इज़ व्हाट इज सीपेक, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पे चाइना के कशगर से लेकर पाकिस्तान के कराची तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। A lot of infrastructure, a lot of money is poured into this China. Now why is China doing this? China इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? Now why? Because इस सीपेक जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसके कारण China is getting the connectivity to Gulf countries.
इसकी जो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है चाइना को गल्फ कंट्रीज़ के साथ, और इससे उसकी जो हेजिमनी है, उसकी जो लीवरेज है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो बढ़ता है। एंड दैट इज़ वाई सीपेक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम चाइनाज पर्सपेक्टिव एंड पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। बट अगेन यहाँ पे इंडिया का क्या इशू ये है कि जो सीपेक है वो गुजरता है फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन। जो रीजन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और जो कि आज के ज़माने में पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, उस रीजन से गुजर रहा है सीपेक। तो इंडियन गवर्नमेंट की माने तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेरिटरी के अंडर से गुजरे, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्टेक होल्डर नहीं है, उनसे परमिशन नहीं माना गया, एंड दैट इज़ वाई इंडियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द सीपेक। नाउ दैट वाज अ बिट अबाउट सीपेक। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर लास्ट आर्टिकल जो कि है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। नाउ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई? क्योंकि रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने का डिसीजन लिया है। एट द सेम टाइम 2020 में उनका 20 साल कवर हुआ है। दे वर लॉन्च बैक इन 1998 के करीब, एंड 2020-2021 में उनका 20 साल कवर हुआ है। 20 ईयर्स दे हैव कंप्लीटेड। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी's पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ISS, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस पे काम करते हैं और क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, ISS क्या है? सो ISS इज काइंड ऑफ एन लेबोरेटरी है स्पेस पे। यहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और इसे कहें तो एक काइंड ऑफ एन आउटपोस्ट। तो कोई भी सैटेलाइट जाता है, यहाँ पे डॉक करता है, एंड दे डू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वहाँ पे रीफिल करते हैं, एंड देन दे अगेन गो टू देयर मिशन। So it is kind of an outpost, at the same time it is also an laboratory. A lot of scientific research is there. और जो ये ISS जो है, it is not something which is particular to NASA or another organization. Again यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये डायग्राम पहले दिखाया, ISS जो है it is in low Earth orbit, and ये जो है ये जो ISS जो है it is an combination of work of various agencies. For example, NASA is something US का, Canada Space Agency, Roscosmos is the Russian space agency, JAXA Japanese space agency, and the European space agency. तो ये पांचों मिलकर, इवन दो जो ISS का जो स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नासा ने स्टार्ट किया था अगेन इन 1984 के करीब, जब रीगन, जो प्रेसिडेंट रीगन थे उस टाइम के, उन्होंने ऑर्डर दिया था नासा को कि ISS जैसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, और अराउंड 1998 में इनका जो फर्स्ट शटल है ये लॉन्च हुआ था। सो इवन दो जो पहला वर्क है वो नासा ने किया, पर ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे एजेंसीज जुड़े हैं, और काफ़ी सारे एजेंसीज जुड़कर ये प्रोजेक्ट अभी के ज़माने में है, एज व्हाट यू सी नाउ। अगेन नेक्स्ट थिंग इज़ द अचीवमेंट। जैसे मैंने बोला कि 2020-2021 में उनका 20 साल कवर हो रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेजर अचीवमेंट्स रही है ISS की। सो फर्स्ट मैं डिस्कस कर लिया हूँ, इट इज़ एन ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी। वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, माइक्रोग्रेविटी पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम लोग देखेंगे। द सेकेंड थिंग इज टू एक्सप्लोर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ हियर इज एन क्विक क्वेश्चन फॉर यू, विच इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होती हैं। एट द सेम टाइम माइक्रोब्स, अननोन माइक्रोब्स कौन कौन से हैं स्पेस में, वो जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ्यूचर में अर्थ लाइक प्लैनेट के लिए ढूंढेंगे अपने यूनिवर्स में, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर एन स्पेसिफिक कंट्री, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड इटसेल्फ। अगेन ड्रग डेवलपमेंट, कैंसर जैसे डिसीजेस के लिए ड्रग्स डेवलप किया जा रहे हैं यहाँ पे। The same time collection of cosmic particles, ताकि we understand how universe has evolved, how the patterns are there in the universe, black hole का क्या study है, all this kind of studies are done here. Then monitoring our planet from unique perspective, disaster management, atmosphere कैसे change हो रहा है, earth का जो water cycle है वो कैसे है, landscape कैसे है, all those studies is important here, and these all studies are happening in ISS. So that is one of the major achievement over the years they have been doing. Then human life research.
तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इट इज़ काइंड ऑफ एन लेबोरेटरी, वहाँ पे जो माइक्रो ग्रेविटी है, माइक्रो ग्रेविटी में हाउ ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स, जो बॉडली फ्लूइड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, ऑल दोज थिंग्स कम्स इन टू प्ले हियर. देन फंडामेंटल डिसीज रिसर्च, अगेन कैंसर, अल्जाइमर, ये सब वो सब डिजीजेस हैं जो कि अभी तक क्योर नहीं पाया गया है. ये सब चीज़ों में, ये सब डिसीजेस के लिए a lot of research, a lot of funding and research is there which is going on in ISS. The same time if you are knowing जो वर्ल्ड का सबसे प्योरेस्ट जो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो भी ISS के रिसर्च और जो स्पेस रिसर्च है उसका एक अचीवमेंट है. ISS में वी आर हैविंग एन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि 93% रिसाइकल कर सकता है पानी. सो दैट इज़ समथिंग विच वी नीड आज के ज़माने में जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसकी जो सोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो रही हैं. सो ऐसे काइंड ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड इटसेल्फ. एंड एट लास्ट फूड इन माइक्रोग्रेविटी. सो अगेन फूड कैसे एक्ट करता है माइक्रोग्रेविटी में, प्लांट्स कैसे एक्ट करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो कब तक ग्रो कर सकते हैं, उनमें कोई चेंजेस तो नहीं है, एनिमल्स कैसे एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया कैसे रिएक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, ऑल दिस थिंग्स हाउ दे रिएक्ट इन दिस माइक्रोग्रेविटी, दैट इज समथिंग विच वी आर अंडरस्टैंडिंग using this ISS. So that is something which is why the ISS is very important for mankind itself. And with that we have completed our 5 articles. I hope that this analysis was advantageous for you. I hope that you have got these points, and I hope that you are aware that it is a multifaceted topics. You need again you don't need to dig up a lot, but at the same time you also should be aware of all these developments. Okay, and with that I hope that you have a good day. Let's see you tomorrow. Thank you.